हेलो फ्रेंड्स, लेट्स रिवीजन में आप सबका स्वागत है। पहला सवाल है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, बी 21 जुलाई, सी 23 अगस्त, डी 5 नवंबर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये आपका हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। सो आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है? इसरो की स्थापना के उपलक्ष्य में, चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के कारण, या फिर PSLV लॉन्च के याद में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका बी आंसर सही है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का कौन सा मिशन सफल रहा? मंगल पर लैंडिंग, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग, या फिर सूर्य के अध्ययन हेतु लैंडिंग, या शुक्र ग्रह पर अध्ययन। तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर सही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग। इस प्रश्न का भी आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर सवाल है, चंद्रयान 3 मिशन को किसने लॉन्च किया था? DRDO ने, नासा ने, इसरो ने, या इनमें से कोई नहीं। सो चंद्रयान 3 मिशन को किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। सो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लॉन्च किया था, जो कि 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान 3 का लैंडर किस नाम से जाना जाता है? आर्यभट्ट, विक्रम, प्रज्ञान, या फिर मंगलयान। चंद्रयान 3 लैंडर का जो नाम है वह क्या है? विक्रम है। सो बी आंसर यहाँ पे सही है। जब लैंडर पूछा जाए तो विक्रम, एंड जब रोवर पूछा जाए तो आपको प्रज्ञान याद रखना है। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल, चंद्रयान 3 का रोवर किस नाम से जाना जाता है? विक्रम, आर्यभट्ट, प्रज्ञान, या फिर ध्रुव। तो प्रज्ञान आपको रिमेंबर रखना है। चंद्रयान 3 रोवर का नाम प्रज्ञान है, और आपका लैंडर पूछा जाए विक्रम याद रखना है। 7 नंबर सवाल, भारत सरकार ने 2023 में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? 21 जुलाई, 23 अगस्त, 5 सितंबर, या फिर 1 जनवरी। सो 23 अगस्त आपको रिमेंबर रखना है। अगला नेक्स्ट 8 नंबर सवाल, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बना? अमेरिका, चीन, रूस, या फिर भारत। आंसर डी सही है, आपका इंडिया है ना। सो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट सवाल है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। सारे इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी छोटे छोटे सवाल है। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? PC राय, सत्यार्थी, एडम स्मिथ, या फिर कार्ल मार्क्स को। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? सो आंसर सी सही है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर सही है। अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए या फिर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए, सो आपको एडम स्मिथ को ध्यान रखना है ना। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उत्तरी अमेरिका। सो महाद्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया का महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। सो आपको याद रखना है, दिस क्वेश्चन इज आंसर बी। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया का महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। अगर कभी भी प्रश्न एग्जाम के अंदर बने कि महाद्वीप कितने हैं, तो 7 है। 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, आपको याद रखना है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सो ये 7 महाद्वीप हैं। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? सो यूरेशिया कहा जाता है, ये भी रिमेंबर रखना है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया का महाद्वीप है। सो ये की पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगला सवाल है, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुएं की घाटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, बी चिम्बोराजो, सी कटमई, डी एटना। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी सही है। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुएं की घाटी के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अलास्का के
कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुआरे की घाटी के रूप में जाना जाता है। कटमई ना रहे अलास्का, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी चीन। विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? सो आंसर ए सही है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और छोटे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम के अंदर गलत होते हैं, सो ध्यान रखना है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान देश को नहरों का देश कहा जाता है। अगला सवाल दिवस से है, 2-3 सवाल दिवस से होंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो सवाल है, विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 10 अगस्त, 14 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। सो ऑप्शन सी सही है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, दिवस से एक सवाल बनते हैं, तो जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको आपको याद रखना है। एक बार पढ़ लेने हैं सारे दिवस को। तो अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 24 अप्रैल, डी 14 नवंबर। आंसर आपका सी सही है। हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को, 28 फरवरी को, 20 जनवरी को, 21 मार्च को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। सो आंसर बी आपका सही है। नेशनल साइंस डे कब होता है? 28 फरवरी। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक किस खेल में जीते थे? डिस्कस थ्रो में, भाला फेंक में, लंबी कूद में, गोला फेंक में। सो आंसर आपका बी सही है, भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? भाला फेंक से, है ना। तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है हर साल। नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करने के लिए हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है आपका भाला फेंक दिवस। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किसकी उपलब्धि को याद करते हुए मनाया जाता है? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, नीरज चोपड़ा या फिर बजरंग पूनिया। तो आंसर आपका सी। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 7 अगस्त को, 5 जुलाई को या फिर 1 जून को। हर साल जो है 7 अगस्त को, यानी ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ये रिमेंबर रखना है। क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? सो भारत में 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। इस दिन को मनाने का जो मेन उद्देश्य है, भारत में एथलेटिक्स खासकर भाला फेंक खेल को बढ़ावा देना और युवाओं को खेलों के प्रति रुचि मिल सके, उन्हें प्रेरित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है 7 अगस्त को। सो अगला यहाँ से क्वेश्चन है, एक्टिनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? साइंस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वायु दाब के लिए, सूर्य किरणों की तीव्रता के लिए या फिर आर्द्रता के लिए या पवन वेग के लिए। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग सूर्य किरणों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सो आंसर बी आपका सही है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? विजय हजारे, लाला अमरनाथ, सी के नायडू, कपिल देव। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? सी के नायडू। सो आंसर सी सही है, सी के नायडू। सी ऑप्शन सी में ही है, तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1947 में, 1952 में, 1954 में या फिर 1962 में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। सो इस प्रश्न का भी आंसर आपका सी सही है, 1954। आपको ध्यान रखना है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954। थोड़ा सा आपका डिटेल में समझेंगे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है। पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। सवाल भी हमने लिया है, तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है या पद्म भूषण है। सो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। सो आंसर बी आपका यहाँ पे सही है। एक स्लाइड से 2 क्वेश्चन आसानी से हो जाते, बट रिमेंबर रहे हमेशा के लिए इसी से, इसलिए हमने जो है सवाल टाइप में यहाँ पे बना दिए। सो आंसर बी सही है। अगला यहाँ पे जो की पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह स्थापित कब हुआ था? 1954 में।
अगला सवाल है योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सो दिस क्वेश्चन इज आंसर ए। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सो अगेन रिपीट, प्लानिंग कमीशन के प्रथम अध्यक्ष यानी योजना आयोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ से, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा डिटेल देखेंगे। दीफू दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है। एक पहाड़ी दर्रा है। यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है जो चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है। अगला सवाल है, भारत के मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ई श्रीधरन, JRD टाटा, अमर सेन, इंदिरा गांधी। भारत के मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ई श्रीधरन को। सो आंसर ए आपका यहाँ पे सही। अगस्त मंथ के सारे जो महत्वपूर्ण दिवस अभी तक मनाए गए हैं वो सारे दिवस देखेंगे। 1 अगस्त को आपका 3 दिवस मनाए गए, तीनों ध्यान रखना है। विश्व वाइड वेब दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस ये आपका 1 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय पर्वतारोहण, ये तीनों दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो ये दिवस तीनों कब मनाए गए? 1 अगस्त आपको ध्यान रखना है। अगला है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को आपका क्या हो जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। हर साल हिरोशिमा दिवस आपका 6 अगस्त को मनाए जाते हैं। 7 अगस्त को 2 दिवस इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या अगस्त क्रांति दिवस है ना। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपके लिए है। 8 अगस्त आपको ध्यान रखना है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस होता है, साथ ही साथ विश्व आदिवासी दिवस। ये दोनों दिवस आपका कब मनाए जाते हैं? 9 अगस्त को मनाए जाते हैं। हर साल विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है, यानी 10 अगस्त को आपका विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस। विश्व शेर दिवस ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अगला है 12 अगस्त को आपका 2 दिवस इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और विश्व हाथी दिवस। ये दोनों दिवस आपके कब हो जाते हैं? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस, ये दोनों दिवस आपको ध्यान रखना है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस। ये 2 दिवस इम्पोर्टेंट है। ये हर साल 13 अगस्त को जब भी पूछा जाए एग्जाम के अंदर विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 अगस्त यानी 13 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। 15 अगस्त को आपका भारत का स्वतंत्रता दिवस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो यहाँ पे ये जो है भारत का स्वतंत्रता दिवस आपका हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस, साथ ही साथ जो है विश्व मानवतावादी दिवस, ये दोनों दिवस आपके कब मनाए जाते हैं? 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और विश्व मानवतावादी दिवस, ये दोनों दिवस आपके हर साल 19 अगस्त को मनाए जाते हैं। 20 अगस्त की बात कर लें, सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में। विश्व अक्षर दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपका भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, ये तीनों दिवस आपका 20 अगस्त को मनाए जाते हैं। वंस अगेन रिपीट, 20 अगस्त के कौन कौन से दिवस इम्पोर्टेंट है? सद्भावना दिवस, विश्व अक्षर दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, साथ ही साथ विश्व अक्षर दिवस, सद्भावना दिवस, है ना। तो अगर आप बोलेंगे साथ साथ तो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका होता है, किसके उपलक्ष्य में होता है? चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में हर साल जो है 23 अगस्त को काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी IMP प्रश्न ये है, एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है 26 अगस्त। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है
और अंतर्राष्ट्रीय डॉगी डे आपका 26 अगस्त को ही मनाया जाता है। हर साल आपका महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। ह्यूमन इक्वलिटी डे है ना, 26 अगस्त को ध्यान रखना है, महिला समानता दिवस। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय डॉगी डे 27 अगस्त को विश्व झील, हर साल 27 अगस्त को विश्व झील दिवस आपका मनाया जाता है। 29 अगस्त की बात कर ले तो ये भी वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इसको। ये पूछा जा सकता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, किसके जयंती पे मनाया जाता है, प्रश्न किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु प्रतीक क्या है? लाल पांडा है, विशालकाय पांडा है, बाघ है या फिर आपका कंगारू है? इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसकी स्थापना पूछी जाएगी 1961, ध्यान रखना है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। और विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? विशालकाय पांडा है। अब इस पूरे पॉइंट में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। एक तो इसकी स्थापना डेट 1961 और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। और विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF का प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो आपको पांडा ध्यान रखना है, विशालकाय पांडा। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है? मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? तो समताप मंडल, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी सही है। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर परत में पाई जाती है, जो पृथ्वी से लगभग कितना 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होती है। यह परत जो है वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, विकिरण, उनको अवशोषित करके हमें और अन्य जो जीवित सभी जीव हैं उनको क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, बचाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तापमान और घनत्व की विविधता के अनुसार देखा जाए वातावरण को 5 परतों में विभाजित किया जा सकता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। समताप मंडल यह क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडल की दूसरी परत है और क्षोभ मंडल इसे पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परत माना जाता है। बहिर्मंडल यह जो है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत माना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा डेप्थ में ये चीज़ें थी। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल? वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो कौन सी है? क्षोभ मंडल है। सो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी आंसर सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इस परत के बारे में और डिटेल में समझे। यह पृथ्वी की सतह से शुरू होती है, औसतन 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। मौसम संबंधी सभी जो घटनाएं होती हैं जैसे कि आपका वर्षा हो गया, बादल हो गया, आंधी तूफान, इसी परत में होती हैं, यानी क्षोभ मंडल में होती हैं। ऊंचाई के साथ साथ इस परत में तापमान जो है वो क्या होता है? घटता जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पर्यटन को बढ़ावा देना, केवल लुप्त प्रजातियों की रक्षा करना, जैव विविधता का संरक्षण, अनुसंधान और सतत विकास। तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं, केवल लुप्त प्रजातियों की रक्षा करना नहीं, बल्कि जैव विविधता, संरक्षण, अनुसंधान और सतत विकास। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर सही। बायोस्फीयर रिजर्व का जो मुख्य उद्देश्य है वो जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ये ऐसे विशेष क्षेत्र हैं जहां स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र यानी प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से है? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर आपका रामसर कन्वेंशन? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से जुड़ा है? आपका क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका पहला सही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से आई है। ये जो है आपको डेट याद रखना है 1997। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए देशों के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विस्तार में देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। तो अपनाया कब गया?
और लागू कब हुआ ये चीज़ आपको ध्यान रखना, 1997 में अपनाया गया, 2005 में जो है लागू हुआ है। प्रोटोकॉल का जो मुख्य लक्ष्य था वो था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन का सामना करना। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। 1997 में अपनाया गया, लागू हुआ था 2005 के अंदर। पृथ्वी के शिवमंडल में क्या चीज़ें शामिल है? वायुमंडल शामिल है, जलमंडल शामिल है या फिर स्थलमंडल शामिल है? पृथ्वी के शिवमंडल में यानी जहाँ आपका जीवन संभव है ना, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों आपका है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका डी सही है। पृथ्वी के जीवमंडल में क्या चीज़ें शामिल है? वायुमंडल भी, जलमंडल भी और स्थलमंडल। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो जीवमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ये सभी जीवित और निर्जीव तत्व जो होते हैं वो परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और जीवन को बनाए रखते हैं। जीवमंडल में पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र शामिल है जहाँ जीवन मौजूद है ना। तो इसमें सभी जीवित जीव आते हैं, जैसे पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और निर्जीव भी आते हैं। आपका वातावरण के अजैविक घटक शामिल है, जैसे कि स्थलमंडल चट्टान और मिट्टी हो गया, और जलमंडल पानी आपका, और वायुमंडल यानी हवा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 2 फरवरी को, 5 जून को या फिर 16 सितंबर को? विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। सो आंसर बी आंसर यहाँ पे सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे आप एक बार लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएंगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 2 फरवरी को, 5 जून को या 16 सितंबर को? तो 5 जून आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, तो आंसर आपका सी सही है। जैव मंडल में क्या चीज़ें शामिल हैं? केवल स्थलमंडल और वायुमंडल, केवल जलमंडल और वायुमंडल, केवल स्थलमंडल और जलमंडल, या फिर स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों? तो जैव मंडल में क्या चीज़ें शामिल है? अभी अभी हमने बताया तीनों शामिल हैं, तो आंसर डी सही है। स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों शामिल हैं। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल जीवमंडल के 3 घटक हैं। वायुमंडल पृथ्वी गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। जलमंडल जो है, जलमंडल जीवमंडल का जलीय घटक है, जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें, अन्य जल निकाय। स्थलमंडल की बात कर लें, स्थलमंडल जो है जीवमंडल का स्थलीय घटक है। यह महाद्वीपों तथा द्वीपों जैसे बड़े भूभागों से बना है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आपका भाषाओं से संबंधित है? 7वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर आपका 10वीं अनुसूची? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है। इस प्रश्न के बारे में डिटेल में समझेंगे। 10वीं अनुसूची आपका दल बदल से संबंधित है। 7वीं अनुसूची शक्ति विभाजन से संबंधित, 11वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 8वीं अनुसूची ध्यान रखना है आपका 22 भाषाओं से संबंधित है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? डेंगू है, टाइफाइड है या फिर दमा है या फिर मलेरिया है? तो वायु प्रदूषण के कारण होने वाला जो रोग है आपका क्या है? अस्थमा है, दमा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? सी सही है। डेंगू आपका मच्छर से हो सकता है, मलेरिया भी आपका मच्छर से हो सकता है, और आपका टाइफाइड जो है दूषित जल वगैरह से होता है, ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर सही है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? काफ़ी छोटा सा प्रश्न है। तमिलनाडु, केरल, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो साइलेंट वैली आपका कहाँ है? केरल राज्य में। सो इस प्रश्न का आंसर बी सही है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 2018 में, 2017 में, 2020 में या फिर 2019 में? आंसर डी सही है। 2019 में शुरू किया गया था केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया। इस पूरे क्वेश्चन आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। शुरुआत कब हुआ था? जनवरी 2019 में, और शुरुआत करने का मंत्रालय। अगला सवाल है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आपको बताना है। सुंदरबन है, नीलगिरी है, नंदा देवी है या फिर मन्नार की खाड़ी? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। भारत का पहला बायोस्फीयर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कौन सा? नीलगिरी है। नीलगिरी के बारे में अगर बात करें, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला और सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था।
भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये आपको पॉइंट दोनों ध्यान रखना है। कब स्थापित किए गए? 1986। और कितनी जो है अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18 आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? प्रदूषण में कमी, जल का वाष्पीकरण या रेगिस्तान में पेड़ लगाना या फिर उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदलना। मरुस्थलीकरण का क्या कारण हो सकता है? तो उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदलना यानी बंजर भूमि में बदलना। सो इस प्रश्न का आंसर आपका डी सही है। मरुस्थलीकरण एक भूमि क्षरण की प्रक्रिया है जिसमें शुष्क, अर्ध शुष्क और अर्ध आर्द्र भूमि अपनी उत्पादक क्षमता को खो देती है। धीरे धीरे क्या होता है, शुष्क भूमि जो है वो रेगिस्तानी वातावरण में बदलने लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसको पढ़ लीजिए। ओजोन परत से संबंधित है या फिर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है या सतत विकास से संबंधित है या जल प्रदूषण से संबंधित है। एजेंडा 21 ये आपका किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर सही है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, सतत विकास से है। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। तो आपको ध्यान रखना है एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। और क्या है? वायुमंडल में गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ना या फिर पृथ्वी पर पेड़ लगाना या फिर ओजोन परत का पतला होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है? वायुमंडल में गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ना। सो इस प्रश्न का आंसर पहला ही सही है। ये काफ़ी डिटेल में है। हरित गृह प्रभाव, इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो सूर्य की ऊष्मा को रोककर ग्रह को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प वगैरह। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की कुछ गर्मी को रोक लेता है, जिससे जो है ग्रह का औसत तापमान जीवन के लिए अनुकूल बना रहता है। यह प्रक्रिया एक कांच के ग्रीन हाउस के समान है जहाँ सूर्य की किरणें अंदर जाती हैं लेकिन गर्मी बाहर नहीं आ पाती है। सेम वही सवाल है, थोड़ा सा बस बदला है। रियो शिखर सम्मेलन जो है 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सो सतत विकास से संबंधित है। इसका पहला ही आंसर आपका सही है। ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 जो है वो किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित। मानव शरीर के सबसे बड़े अंग का क्या नाम है? यकृत है, वृक्क है, मस्तिष्क है या फिर हृदय है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा होता है, बट ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आपका आंसर जो है पहला सही हो जाएगा। यकृत आपका आंसर यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही है। त्वचा के बाद मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो क्या है? आपका यकृत है। ध्यान रखना है, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मानव शरीर का बाहरी सबसे बड़ा, जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए मानव शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग क्या है, तो ऐसा होता है स्किन होता है। मनुष्यों में सबसे बड़ा आंतरिक और जटिल अंग आपका क्या है? यकृत है। जब ऑप्शन में त्वचा रहेगा त्वचा लगाएंगे, त्वचा नहीं रहेगा देन आपका यकृत आंसर सही हो जाए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्यूसेक में मापा जाता है? जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल की मात्रा या फिर जल की प्रवाह दर मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? गहराई नहीं, शुद्धता नहीं, मात्रा नहीं, बल्कि जल की प्रवाह दर मापा जाता है। सो डी आंसर आपका यहाँ पे सही है। सो आंसर आपका क्यूसेक सही है। क्यूसेक में पानी के बहाव की दर को मापा जाता है। क्यूसेक का उपयोग नदियों, नहरों, बांधों से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। आंसर आपका क्यूसेक सही है। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? उंगलियों के नाखून होते हैं, दांतों का इनेमल होता है, खोपड़ी की अस्थि होती है या घुटने की अस्थि होती है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? दांतों का इनेमल यानी दंत वल्क होता है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर सही है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल है, दंत वल्क होता है, जो हमारे दांतों की बाहरी परत होती है, कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मैसेज, रीड ऑफ मेमोरी, राइड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम आपका होता है रीड ओनली मेमोरी। सो आपका पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। मैसेज नहीं होता,
रीड ऑफ मेमोरी नहीं होता, ना ही आपका राइड होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखिएगा, आपका रोम का फुल फॉर्म होता है। ये जितने लाइन है, सारे लाइनों में से कोई ना कोई सवाल आपका एग्ज़ाम के अंदर बन सकता है, ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, एमपीयू का पूरा नाम क्या होता है, जीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो ध्यान रखना है, सीपीयू का पूर्ण नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, याद रख लीजिएगा। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। एमपीयू का पूर्ण रूप क्या है? मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। ये सारी लाइन आपको कॉपी में लिखना है, 1-2 बार पढ़ना है, चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। जैसे एक सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, एमपीयू को कहा जाता है, जीपीयू को कहा जाता है, या फिर रैम को कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। सो आंसर आपका पहला ही यहाँ पे सही है।